हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में वीरभद्र सिंह ने अंतिम सांस ली। बीते काफी दिनों से वीरभद्र सिंह बीमार चल रहे थे। कुछ दिनों से वो लगातार अस्पताल में भर्ती थे। 87 साल के वीरभद्र सिंह 5 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो लंबे समय से बीमार चल रहे वीरभद्र सिंह अब नहीं रहे। तो ये आपको इस वक्त की बड़ी खबर और दुखद खबर बता रहे हैं। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और आपको तस्वीर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शिमला के अस्पताल में अंतिम सांस उन्होंने ली। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में उनका निधन हुआ। तो बीते काफी दिनों से वीरभद्र सिंह बीमार चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक जून महीने में उन्हें कोरोना भी हुआ था, जिसे उन्होंने मात दी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, जिसके बाद से भी अस्पताल में भर्ती थे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जगविंदर, ये दुखद खबर मिल रही है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह अब हमारे बीच में नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक प्रतिमा। 3:40 पर शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में उनका निधन हो गया और अप्रैल महीने में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनको सबसे पहले चंडीगढ़ के पास मोहाली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था और यहाँ से जब वो कोरोना से ठीक हुए तो जब उन्हें वापस हेलीकॉप्टर से ले जाया जा रहा था अप्रैल महीने में, तो उनकी शिमला जाते ही तबीयत खराब हो गई। उनको वहाँ इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाना पड़ा। वहां पर उनको 2 महीने के अंदर 2 बार कोरोना हुआ और अब उनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जब 2 दिन पहले उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे तो उसी दौरान उनको वहां पर दिल का दौरा भी पड़ा था, जिसके बाद उनकी हालत बेहद खराब थी। वो वेंटिलेटर पर थे और आज जो है सुबह 3:40 पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू की गई है। हिमाचल में एक बड़े कांग्रेस के लिए खासकर एक बड़े अध्याय का अंत हुआ है। वीरभद्र सिंह बेहद कद्दावर नेता थे और कांग्रेस में वो हिमाचल के सीएम रहने के अलावा वो केंद्र में मंत्री भी रहे और काफी युवा समय से ही राजनीति में थे। कई चुनाव जीते और उन्हें ये माना जाता था कि वो हिमाचल में कांग्रेस में केंद्र के लिए और अगर हम कांग्रेस के लिए कहें खासकर तो एक तरह से राजनीतिक केंद्र बने हुए थे वो पूरी तरह से, और हमेशा कांग्रेस की राजनीति हिमाचल में उनके आसपास घूमती रही। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए जगविंदर। आगे भी आपका रुख करते रहेंगे। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से भी हमें मिल रही है। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दक्षिण कश्मीर के 2 जगहों पर एक साथ चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने कुल 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं पुलवामा में भी एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है। आपको बता दें कि आज हिजबुल कमांडर रहे बुरहान वानी की मौत को 5 साल पूरे हो गए हैं। 8 जुलाई 2016 को कोकेरनाग में बुरहान वानी मारा गया था। उसके बाद से हर साल आतंकी 8 जुलाई को हमले की फिराक में रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कदम उठाने से पहले ही सुरक्षा बलों ने उनकी जो कोशिशें थी उन्हें नाकाम कर दिया। कल ही घाटी में सबसे पुराने आतंकियों में से एक महराजुद्दीन उर्फ उबैद को भी मार गिराया गया था। तो 4 आतंकी ढेर हो गए हैं। पुलवामा के पुछल में ये एनकाउंटर हुआ है। पुलवामा में अब भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 4 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं पुलवामा में भी एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है। आपको बता दें कि आज हिजबुल कमांडर रहे बुरहान वानी की मौत को 5 साल पूरे हो गए हैं। आसिफ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आसिफ, और क्या अपडेट मिल रहा है इस बड़ी खबर पर? देखिए, पुलवामा में भी अब 2 मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। आपसे थोड़ी देर पहले दूसरा शव भी बरामद कर लिया है और कुल देखे तो रात में चले 2 अलग अलग ऑपरेशंस में सुरक्षा बलों ने 4 मिलिटेंट को मार गिराया है। इनमें जोडर कुलगाम में 2 मिलिटेंट, जबकि पुसल पुलवामा में भी 2 मिलिटेंटों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इन दोनों एनकाउंटर्स की पुष्टि करते हुए जो बयान जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि दोनों ऑपरेशंस को रात के अंधेरे में ही शुरू किया गया और सुबह होने से पहले खत्म कर दिया गया है। और ये एक नई रणनीति के तहत काम किया जा रहा है कि
स्विफ्ट ऑपरेशन यानी तेजी से ऑपरेशन को खत्म करने की कोशिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में इन दोनों ऑपरेशंस के साथ सुरक्षा बलों ने 5 मिलिटेंटों को मार गिराया है और अभी भी 2 जगह पे तलाशी अभियान चल रहा है। हालांकि यहाँ पे मुठभेड़ अभी नहीं हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए आसिफ कुरैशी आपका। आप लगातार नजर बनाए रखिए इस खबर पर, जो भी अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के 2 घंटे बाद ही पीएम मोदी ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया। अब आज शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की वर्चुअल बैठक, शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेगा फेरबदल में 7 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ तो 36 नए चेहरों को शामिल किया गया। इस तरह कुल 43 नेताओं ने कैबिनेट विस्तार में शपथ ली। कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद सिंधिया ने पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का आभार जताया। सिंधिया से मिले समर्थकों में दिखा जोश। अश्विनी वैष्णव को पीयूष गोयल की जगह देश का नया रेल मंत्री बनाया गया। आईटी मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार वैष्णव को सौंपा गया। किरण रिजिजू को मिली बड़ी जिम्मेदारी, कैबिनेट मंत्री के तौर पर प्रमोट हुए रिजिजू देश के नए कानून मंत्री बने, रविशंकर प्रसाद की जगह ली। अनुराग ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय मिला। सुबह 9:30 बजे शास्त्री भवन में चार्ज लेंगे। युवा और खेल मंत्रालय भी संभालेंगे। अनुराग पहले वित्त राज्य मंत्री थे। धर्मेंद्र प्रधान का भी बदला मंत्रालय। अब तक पेट्रोलियम मंत्रालय संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी गई। उन्होंने रमेश पोखरियाल निशंक की जगह ली। स्किल डेवलपमेंट भी संभालेंगे प्रधान। बात नए नवेले मोदी कैबिनेट की करते हैं। मोदी कैबिनेट का चेहरा बुधवार को बहुत कुछ बदल गया। इस बदलाव में कई नए चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली तो कहीं कुर्सी चली जाने का दर्द भी छिपा रहा। किसके हाथ क्या लगा, देखिए। बुधवार को मोदी सरकार का स्वरूप पूरी तरह बदल गया और बदला भी कुछ इस तरह जिसके बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी कल्पना नहीं कर पाए थे। कई नए चेहरे ने मोदी की कैबिनेट में दस्तक दी है तो कई दिग्गजों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। मंत्रियों के जोड़ घटाव में जो मैथमेटिक्स काम कर रहा है उससे पीएम मोदी के फ्यूचर प्लानिंग की झलक साफ नजर आती है। बुधवार को कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री शामिल हैं। शपथ लेने वाले 43 मंत्रियों में से 36 नए चेहरे हैं। पुराने 12 मंत्रियों को कैबिनेट से छुट्टी मिली है। 7 महिलाओं को कैबिनेट में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मोदी मंत्रिमंडल में कुल 77 मंत्री हो गए, यानी अब सिर्फ 4 मंत्रियों के लिए जगह बाकी है। नए जोश के साथ खड़ी की गई नई टीम में जिम्मेदारियों का भी बंटवारा कर दिया गया, जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई थी। बात सबसे पहले मोदी कैबिनेट के सबसे बड़े चेहरे और सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह की। गृह मंत्री अमित शाह को नए मंत्रालय कोऑपरेशन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय, नितिन गडकरी के पास परिवहन मंत्रालय और निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय बरकरार है। ये तो मोदी सरकार के पुराने पिलर हैं जो बरकरार हैं। अब उन चेहरों के बारे में भी जान लीजिए जिन पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अश्विनी वैष्णव को रेल, कम्युनिकेशन और आईटी मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय, किरण रिजिजू को कानून मंत्री, नारायण राणे को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह और आयुष मंत्रालय, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय, पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण और खेल मंत्री, मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय और पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाने वाले भूपेंद्र यादव को श्रम और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। नए मोदी कैबिनेट में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ समाज के हर तबके को प्रतिनिधित्व की कोशिश नजर आती है। चुनावी राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी से 7 मंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद गुजरात से 5 मंत्री, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल और मणिपुर से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रियों के इस मेले में जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है।
मोदी कैबिनेट के फेरबदल में आबादी के लिहाज से प्रतिनिधित्व की कोशिश भी झलकती है। नए कैबिनेट में अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री, ओबीसी कैटेगरी से 27 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें 5 कैबिनेट मंत्री हैं। 2 कैबिनेट मंत्री के साथ अनुसूचित जाति से 12 मंत्री बनाए गए हैं और अनुसूचित जाति से आने वाले 8 मंत्री, जिनमें 3 कैबिनेट मंत्री हैं। शाम के शपथ ग्रहण के बाद रात तक मंत्रालय के बंटवारे की जानकारी भी देश के सामने आ गई। पीएम मोदी आज शाम अपने नए मंत्रियों के साथ मंथन भी करने वाले हैं। शाम 5 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की तो शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। यहाँ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नई टीम में कई नए चेहरों की एंट्री कराई तो कई हैवीवेट मंत्रियों समेत 12 मंत्रियों की छुट्टी भी कर दी। ये एक पैगाम है कि जो काम नहीं करेगा उसे जाना पड़ेगा। देश के आईटी मंत्री और कानून मंत्री का बहुत विनम्र उत्तर है, भारत में व्यापार करें, खूब पैसे कमाएं, लेकिन भारत का संविधान और भारत का कानून मानना पड़ेगा। हम लोगों को एक ही अपील करेंगे कि वन महोत्सव में पेड़ लगाए। इस लड़ाई में भी जो चैलेंजेस है उनको हम पूरी तरह से ओवरकम करने में सफल हैं। इसे कहते हैं कहीं दीप जले कहीं दिल। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर नारायण राणे तक दूसरे दलों से आए नेता माननीय कैबिनेट मंत्री बन गए और दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े बड़े सूरमा अब खाली हो गए हैं। अब हर्षवर्धन को ही ले लीजिए, दावा तो कर रहे थे कि जमकर काम नहीं किए होते तो कोरोना इतनी जल्दी शायद जाता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो मंत्रिमंडल से भी उतर गए। मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 1 साल के अनुभव से, जो कि सबने मिलकर जनरेट किया है, कोविड के खिलाफ जंग को लड़ने के लिए सब प्रकार से व्यवस्थाओं को विकसित किया है। और रविशंकर प्रसाद देश को न जाने कितनी बार याद दिलाया कि वो कानून मंत्री हैं, लेकिन आज से मंत्री पद चला गया। सरकार की तरफ से विपक्ष से मोर्चा लेने यही जनाब आते थे संकट मोचक बनकर, लेकिन क्या पता था कि एक दिन ऐसा संकट आएगा कि कुर्सी ही खिसक जाएगी। साफ मैसेज है कि परफॉर्म और पेरिश। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा, आप बने रहेंगे। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को अल्टीमेटली जब जनता के सामने जाएगी तो बताना पड़ेगा काम क्या किया। और प्रकाश जावड़ेकर वन, पर्यावरण और सूचना प्रसारण मंत्री। सूचना प्रसारण मंत्री का काम होता है कि सरकार के कामकाज की सूचना का प्रसारण करे, लेकिन उनको क्या पता रहा होगा कि एक दिन उनको सूचना दी जाएगी कि अब से वो मंत्री नहीं रहेंगे। दक्षिण कश्मीर के 2 अलग अलग जगह एनकाउंटर में कुल 4 आतंकी ढेर, 2 आतंकी पुलवामा में तो 2 कुलगाम में मारे गए। पिछले 24 घंटे में कुल 5 आतंकियों का सफाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एलओसी पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश करते हुए एक पाकिस्तानी आतंकी को ढेर किया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कार चोरी गैंग के आतंकी कनेक्शन मामले में आरोपी शौकत अहमद को कश्मीर लेकर गई दिल्ली पुलिस की टीम, जहां एक और साथी वसीम की तलाश। शौकत के मोबाइल में आतंकियों और ड्रोन की तस्वीरें मिली थी। मंत्रिमंडल विस्तार के 2 घंटे बाद ही पीएम मोदी ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया। अब आज शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की वर्चुअल बैठक, शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेगा फेरबदल में 7 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ तो 36 नए चेहरों को शामिल किया गया। इस तरह कुल 43 नेताओं ने कैबिनेट विस्तार में शपथ ली। नए मंत्री आज से संभालेंगे कामकाज। कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद सिंधिया ने पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का आभार जताया। सिंधिया से मिले समर्थकों में दिखा जोश।
किरेन रिजिजू को मिली बड़ी जिम्मेदारी, कैबिनेट मंत्री के तौर पर प्रमोट हुए रिजिजू देश के नए कानून मंत्री बने, रविशंकर प्रसाद की जगह ली। अनुराग ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय मिला, सुबह 9:30 बजे शास्त्री भवन में चार्ज लेंगे। युवा और खेल मंत्रालय भी संभालेंगे अनुराग, पहले वित्त राज्य मंत्री थे। धर्मेंद्र प्रधान का भी बदला मंत्रालय, अब तक पेट्रोलियम मंत्रालय संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी गई। उन्होंने रमेश पोखरियाल निशंक की जगह ली, स्किल डेवलपमेंट भी संभालेंगे प्रधान। हरदीप पुरी को मिला प्रमोशन, उन्हें धर्मेंद्र प्रधान की जगह पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया। शहरी आवास मंत्रालय का भी जिम्मा हरदीप पुरी के ही पास रहेगा। राज्यसभा सांसद नारायण राणे को एमएसएमई विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं राणे, शिवसेना से होते हुए बीजेपी में आए और अब मोदी टीम का हिस्सा। मनसुख मंडाविया को बनाया गया देश का नया स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ली। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को भी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ। मोदी कैबिनेट में बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया। शपथ लेकर घर लौटे पशुपति पारस तो ढोल नगाड़ों से हुआ जोरदार स्वागत। एलजेपी से पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के फैसले पर चिराग पासवान ने जताई नाराजगी। लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। मांझी की पार्टी बोली, पहली बार देखा जब राम के फैसले पर हनुमान सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल 15 नए कैबिनेट मंत्री और 28 नए राज्य मंत्री शामिल किए गए, जिसके बाद मोदी कैबिनेट में अब 30 कैबिनेट मंत्री और 45 राज्य मंत्री हो गए, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार। सर्बानंद सोनोवाल को आयुष मंत्रालय मिला, भूपेंद्र यादव को श्रम और पर्यावरण मंत्रालय, जी किशन रेड्डी को पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, तो गिरिराज सिंह अब ग्रामीण विकास मंत्री। टीम मोदी में बड़ी महिलाओं की भूमिका और संख्या, अनुप्रिया पटेल, मीनाक्षी लेखी, शोभा करंदलाजे, अन्नपूर्णा देवी समेत 7 महिला सांसद मंत्री बनी। मोदी कैबिनेट में अब कुल 11 महिला मंत्री। मोदी कैबिनेट विस्तार में यूपी के जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश, ओबीसी एससी वर्ग को प्रमुखता। यूपी से अनुप्रिया पटेल के अलावा एसपीएस बघेल, भानु प्रताप वर्मा, अजय कुमार जैसे 7 चेहरों को राज्य मंत्री बनाया गया। सीएम योगी ने सभी को शुभकामनाएं दी। बिहार के 2 सहयोगी दलों को मिली मोदी मंत्रिमंडल में जगह। एलजेपी के पशुपति पारस के अलावा जेडीयू के रामचंद्र प्रसाद सिंह कैबिनेट मंत्री बनाए गए। पटना में मना जोरदार जश्न। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार पर नीतीश की बीजेपी नेताओं से नहीं हुई बात। आरसीपी सिंह को ट्वीट कर बधाई भी नहीं दी। मंत्री बने आरसीपी ने ही बीजेपी से इस बारे में बात की। ललन सिंह की नाराजगी की खबर को नकारा। आरसीपी सिंह इस्पात मंत्री बनाए गए। अनुप्रिया पटेल वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री बनी। अजय भट्ट रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री बनाए गए। प्रहलाद पटेल को स्वतंत्र प्रभार से घटाकर राज्य मंत्री बनाया गया। बिहार के डिप्टी सीएम से राज्यसभा सांसद बने सुशील मोदी को मोदी कैबिनेट में नहीं मिली जगह। सुशील ने बिहार से बने मंत्रियों को दी शुभकामनाएं, तो तेज प्रताप यादव ने तंज करते हुए ट्वीट किया, लिखा, सुशील मोदी जी के लिए ढेर सारी सांत्वनाएं। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से पश्चिम बंगाल में भी नाराजगी। पश्चिम बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद सौमित्र खान का पद से इस्तीफा। मोदी कैबिनेट विस्तार के शपथ ग्रहण समारोह में 43 मंत्रियों में से 34 ने हिंदी में शपथ ली, जबकि 9 मंत्रियों ने अंग्रेजी में शपथ पत्र पढ़ा। पीएम मोदी ने शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को दी बधाई, कहा, जनता की उम्मीदों को मिलकर पूरा करेंगे। देश को समृद्ध और मजबूत बनाने का काम जारी रहेगा। अमित शाह ने भी ट्वीट कर शपथ लेने वाले मंत्रियों को बधाई दी, कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल पूर्ण निष्ठा से कल्याणकारी नीतियों को सभी तक पहुंचाएगा। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस का निशाना, कहा, मंत्री बदलने से देश के हालात नहीं बदलेंगे। अखिलेश यादव बोले, इतने मंत्रियों को बदलना सरकार की नाकामी को दिखाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे को लेकर भी कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला, कहा, कोरोना महामारी से निपटने में विफलता के लिए हर्षवर्धन को बलि का बकरा बनाया। पूछा, क्या मोदी स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे?
गुजरात के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मंगूभाई पटेल आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले 8 राज्यों के बदले गए थे राज्यपाल। दिल्ली में पानी की कमी के मुद्दे पर आज बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाली है बीजेपी। आदेश गुप्ता दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय और झंडेवालान पर प्रदर्शन करेंगे। केजरीवाल सरकार को घेरेंगे। आम आदमी पार्टी का यूपी जोड़ो अभियान आज से शुरू होगा। 1 महीने से 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य। यूपी में अगले 6 महीने में विधानसभा के चुनाव। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आज यूपी दौरा। सुबह 9:30 बजे सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात, फिर बहराइच के लिए रवाना होंगे ओवैसी। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए आज नामांकन। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन के लिए समय। 10 जुलाई को 826 ब्लॉक में होने हैं चुनाव। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन YS शर्मिला आज तेलंगाना में अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करेंगी। YSR तेलंगाना पार्टी के नाम से लॉन्चिंग। आंध्र प्रदेश में आज से 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और जिम खुलेंगे, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में कर्फ्यू में रोजाना सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही ढील दी जाएगी। उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगाते हुए वीकेंड पर्यटन पर सवाल उठाए। राज्य सरकार से 28 जुलाई तक निर्दोषों के साथ शपथ पत्र पेश करने को कहा। हिमाचल के सोलन में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी तो प्रशासन ने बंद कराया पिकनिक स्पॉट, पुलिस का पहरा बिठाया, धारा 144 लागू की। शाहजहांपुर में टीकाकरण केंद्रों पर देखने को मिल रही है अव्यवस्था। टीका लगवाने की होड़ में सेंटर में आए लोगों में भगदड़ मची, हाथापाई तक हो गई। पुलिस ने मामले को किसी तरह संभाला। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगी। राज्य में कोरोना की स्थिति और उपायों की ताजा जानकारी लेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। ट्विटर के खिलाफ याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस ना मानने को लेकर दी गई है याचिका। दिल्ली विधानसभा की एक कमेटी से जारी समन के खिलाफ फेसबुक इंडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। दिल्ली हिंसा के दौरान फेसबुक पर भड़काऊ सामग्री से जुड़ा मामला। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की आज पुणे जमीन खरीद मामले में ईडी के सामने पेशी। कल भेजा गया था समन। इसी मामले में खड़से के दामाद गिरीश चौधरी की मंगलवार को हुई थी गिरफ्तारी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपने खिलाफ 5 लाख के जुर्माने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दे सकती हैं चुनौती। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस ने लगाया है जुर्माना। ममता पर न्यायपालिका की छवि बिगाड़ने की कोशिश का आरोप। भीमा कोरेगांव हिंसा केस में आरोपी स्टेन स्वामी की मौत को लेकर सीपीएम का तमिलनाडु में आज विरोध प्रदर्शन। स्टेन की मौत के कथित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ किसान संगठन आज तेल और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शन का ऐलान। सीएम ममता का पीएम मोदी पर फिर तीखा वार। कहा पीएम को मन की बात की बजाय पेट्रोल की बात करनी चाहिए। अर्थव्यवस्था की बर्बादी के लिए भी केंद्र की नीतियां जिम्मेदार। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज। GSAP 2.0 के तहत आज 20,000 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेगा रिजर्व बैंक। GSAP 2.0 के तहत खरीदारी का ये पहला दौर। अगली खरीदारी 22 जुलाई को। आम जेब पर एक बार फिर मार पड़ी है। पेट्रोल और डीजल फिर महंगा हो गया है। पेट्रोल आज 35 पैसे और डीजल 9 पैसे महंगा हो गया है। दिल्ली में इंडियन ऑयल पंप पर पेट्रोल 100 रुपए 56 पैसे लीटर तो डीजल 89 रुपए 62 पैसे का हो गया है। देश के सभी बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है। कल भी पेट्रोल के दाम बढ़े थे। डीजल के दाम में भी 17 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी और आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल आज 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है और देश के कई बड़े राज्यों में इस वक्त 100 के पार पेट्रोल पहुंच चुका है। कई शहरों में इस वक्त 100 के पार पेट्रोल और डीजल पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। मुंबई, चेन्नई और साथ ही दिल्ली में भी पेट्रोल ने शतक लगा दिया है। यूरो कप फुटबॉल की दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने डेनमार्क को 2 के मुकाबले 1 गोल से हरा दिया है।
इस जीत के साथ ही इंग्लैंड यूरो कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां रविवार को उसका मुकाबला इटली से होगा। इंग्लैंड की टीम ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल करके जीत हासिल की। अब रविवार रात 12:30 बजे इटली और इंग्लैंड के बीच खिताबी जंग होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी कैबिनेट का चेहरा अब बुधवार को बहुत कुछ बदल गया। इस बदलाव में कई नए चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई, तो कहीं कुर्सी चली जाने का दर्द भी छिपा रहा। कई बड़े शूरमा अब मंत्री नहीं रहे, तो कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया गया है। किसके हाथ क्या लगा, देखिए। बुधवार को मोदी सरकार का स्वरूप पूरी तरह बदल गया और बदला भी कुछ इस तरह जिसके बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी कल्पना नहीं कर पाए थे। कई नए चेहरे ने मोदी की कैबिनेट में दस्तक दी है, तो कई दिग्गजों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। मंत्रियों के जोड़ घटाव में जो मैथमेटिक्स काम कर रहा है, उससे पीएम मोदी के फ्यूचर प्लानिंग की झलक साफ नजर आती है। बुधवार को कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री शामिल हैं। शपथ लेने वाले 43 मंत्रियों में से 36 नए चेहरे हैं। पुराने 12 मंत्रियों को कैबिनेट से छुट्टी मिली है। 7 महिलाओं को कैबिनेट में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मोदी मंत्रिमंडल में कुल 77 मंत्री हो गए, यानी अब सिर्फ 4 मंत्रियों के लिए जगह बाकी है। नए जोश के साथ खड़ी की गई नई टीम में जिम्मेदारियों का भी बंटवारा कर दिया गया, जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई थी। बात सबसे पहले मोदी कैबिनेट के सबसे बड़े चेहरे और सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह की। गृह मंत्री अमित शाह को नए मंत्रालय कोऑपरेशन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय, नितिन गडकरी के पास परिवहन मंत्रालय और निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय बरकरार है। ये तो मोदी सरकार के पुराने पिलर हैं जो बरकरार हैं। अब उन चेहरों के बारे में भी जान लीजिए जिन पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अश्वनी वैष्णव को रेल, कम्युनिकेशन और आईटी मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय, किरण रिजिजू को कानून मंत्री, नारायण राणे को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह और आयुष मंत्रालय, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय, पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण और खेल मंत्री, मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय और पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाने वाले भूपेंद्र यादव को श्रम और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। नए मोदी कैबिनेट में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ समाज के हर तबके को प्रतिनिधित्व की कोशिश नजर आती है। चुनावी राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी से 7 मंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद गुजरात से 5 मंत्री, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल और मणिपुर से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रियों के इस मेले में जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। मोदी कैबिनेट के फेरबदल में आबादी के लिहाज से प्रतिनिधित्व की कोशिश भी झलकती है। नए कैबिनेट में अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री, ओबीसी कैटेगरी से 27 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें 5 कैबिनेट मंत्री हैं। 2 कैबिनेट मंत्री के साथ अनुसूचित जाति से 12 मंत्री बनाए गए हैं और अनुसूचित जाति से आने वाले 8 मंत्री, जिनमें 3 कैबिनेट मंत्री हैं। शाम के शपथ ग्रहण के बाद रात तक मंत्रालय के बंटवारे की जानकारी भी देश के सामने आ गई। पीएम मोदी आज शाम अपने नए मंत्रियों के साथ मंथन भी करने वाले हैं। शाम 5 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की तो शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। तो मल्लिका, मोदी कैबिनेट में हुए बदलाव में कई चेहरे खिले हैं, तो कई मंत्रियों का कद भी कम हो गया है। उन बड़े मंत्रियों के बारे में आपको बताते हैं जिनसे कुछ मंत्रालय वापस ले लिए गए। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के एक तरफ नई टीम में नए चेहरों पर नई जिम्मेदारियां हैं, तो कई बड़े लोगों का कैबिनेट में कद भी कम हुआ है। मोदी कैबिनेट के विस्तार के साथ ही करीब दर्जन भर दिग्गज मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी हो गई है।
जिसमें रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन और जावड़ेकर जैसे नाम सुर्खियों में हैं। वहीं कई ऐसे मंत्री भी हैं जिनसे कुछ मंत्रालयों का प्रभार ले लिया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी जिम्मेदारी कम की गई है। इस कड़ी में पहला नाम है पीयूष गोयल का। पीयूष गोयल से रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी अश्वनी वैष्णव को दे दी गई है। पीयूष गोयल के पास अब वाणिज्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इस कड़ी में दूसरा नाम है स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी से कपड़ा मंत्रालय का प्रभार लेकर पीयूष गोयल को सौंपा गया है। स्मृति ईरानी के पास अब महिला बाल विकास मंत्रालय बचा। ऐसे ही एक नाम है धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान से पेट्रोलियम मंत्रालय का जिम्मा ले लिया गया है। हालांकि उन्हें शिक्षा मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। ऐसे ही मंत्री प्रहलाद पटेल का भी कद कम हुआ है। प्रहलाद पटेल से पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय लेकर जी किशन रेड्डी को सौंप दिया गया है, जबकि प्रहलाद पटेल को जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण में राज्य मंत्री बनाया गया है। नई जिम्मेदारियों के लिए नए चेहरे के साथ नई टीम मोदी का ऐलान हो गया है। हालांकि नए बनाए मंत्रियों पर कम समय में ज्यादा से ज्यादा नतीजे देने का दबाव भी है। पीएम मोदी की नई टीम में अगर कुछ पुराने खिलाड़ियों की छुट्टी हुई है तो कुछ नए लोगों को अच्छे कामकाज का इनाम भी मिला है। मंत्रिमंडल विस्तार में पीएम ने कई मंत्रियों का प्रमोशन भी किया है। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, अनुराग ठाकुर, सभी प्रकार के लोगों के प्रति किरण रिजिजू और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता आर के सिंह समेत कई मंत्री जो अब तक राज्य मंत्री के तौर पर कामकाज संभालते थे, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। पीएम मोदी ने इन मंत्रियों के काम को देखते हुए न सिर्फ उनका प्रमोशन किया है, बल्कि उनकी प्रतिभा को दूसरे विभागों में आजमाने का मौका भी दिया है। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। इनमें है अनुराग ठाकुर जो पहले वित्त राज्य मंत्री थे, अब सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया है। और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा। किरण रिजिजू को खेल राज्य मंत्री से प्रमोट करके कानून और न्याय मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं पुरुषोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा। पुरुषोत्तम रूपाला कृषि राज्य मंत्री थे, अब उन्हें मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाकर कैबिनेट में जगह दी गई है। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं मनसुख मांडविया। पीएम मोदी की टीम में जिस एक चेहरे पर आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजर होगी वो है मनसुख मंडाविया। कोरोना काल में पीएम ने उन्हें स्वास्थ्य विभाग की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले वो रसायन उर्वरक राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। ये विभाग भी उनके पास ही रहेगा। तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। बिजली राज्य मंत्री आर के सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वो विद्युत मंत्रालय का काम देखते रहेंगे। रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी को भी उनके अच्छे काम का इनाम मिला है। उन्हें पेट्रोलियम और शहरी आवास मंत्री बनाया गया है। प्रमोशन देकर कैबिनेट मंत्री बनाए गए पुरी इससे पहले राज्य मंत्री के तौर पर काम देख रहे थे। The sovereignty and integrity of India. मैं गंगापुरम किशन रेड्डी। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का भी प्रमोशन हुआ है। उन्हें कैबिनेट में शामिल करके पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। पीएम मोदी ने अपनी नई टीम के ऐलान से पहले सभी नए मंत्रियों को नई ऊर्जा और लगन से कर्तव्य पूरा करने का मंत्र दिया। तो मोदी कैबिनेट वक्त के साथ साथ युवा होती जा रही है। युवा जोश के साथ साथ इसमें कौशल और अनुभव का कॉकटेल भी है। आखिर क्यों इसे पीएम मोदी की रेनबो कैबिनेट कहा जा रहा है, रिपोर्ट से समझिए। युवा भारत का मंत्र देने वाले पीएम मोदी की नई टीम में भी इस मंत्र की झलक दिखी है। मैं ज्योतिरादित्य माधव। कैबिनेट में युवा जोश को काम करने का मौका मिला है और जिन युवाओं ने काम कर दिखाया उन्हें प्रमोट कर इनाम भी दिया है।
मौजूदा कैबिनेट को आजाद भारत की सबसे युवा कैबिनेट भी कहा जा रहा है, क्योंकि शपथ लेने वाले 43 मंत्रियों में से 14 की उम्र 50 साल से कम की है। इन 14 युवा मंत्रियों में से 6 को कैबिनेट का दर्जा मिला है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से सांसद निशीथ प्रमाणिक 35 साल के सबसे युवा मंत्री हैं। 18 ऐसे मंत्री हैं जिनकी उम्र 50 से 60 साल के बीच की है। 61 साल से ज्यादा उम्र के भी 11 मंत्रियों के अनुभव को तरजीह दी गई है। कैबिनेट में फेरबदल के बाद कैबिनेट की औसत उम्र 58 हो गई है, जो पहले 61 थी। विस्तार के बाद मोदी कैबिनेट युवा हुई, तो युवा के साथ साथ मंत्रियों के कौशल पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अलग पेशे के अनुभवी लोगों को कैबिनेट में जोड़ा गया है। कैबिनेट के 13 मंत्री पेशे से वकील हैं, 7 मंत्री पहले ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, 7 मंत्रियों के पास डॉक्टरेट की डिग्री है, 6 मंत्री पेशे से डॉक्टर हैं, 3 मंत्रियों ने मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई की है, 68 मंत्री ग्रेजुएट हैं। अब मोदी की कैबिनेट के अनुभव वाले हिस्से पर नजर डालिए। कैबिनेट में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को जगह मिली है। 18 ऐसे मंत्री हैं जो राज्यों में मंत्री पद संभाल चुके हैं। नई टीम में युवा जोश है, काम का कौशल है और अपार अनुभव है। क्या नई टीम इंडिया नए भारत के सपने को बुलंद करेगी? फेरबदल सह विस्तार का ये विशेष समारोह अब संपन्न हो रहा है। एक और अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली में पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी भी महंगी हो गई है। सीएनजी के दाम 90 पैसे प्रति किलो बढ़ गए हैं। 1 किलो सीएनजी का दाम अब 43 रुपए 40 पैसे से बढ़ाकर 44 रुपए 30 पैसे कर दिया गया है। आज पेट्रोल भी 35 पैसे और डीजल 9 पैसे प्रति लीटर बढ़ा। इसके दाम में बढ़ोतरी हुई और अब सीएनजी भी महंगी हो गई है। तो पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी में भी दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। 90 पैसे प्रति किलो महंगी हो गई है सीएनजी। चलिए हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। हैरान करने वाली खबर कैरेबियाई देश हैती से सामने आई है। हैती में हमलावरों ने राष्ट्रपति जोवेनल मोइसे के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। बदमाशों ने उनकी पत्नी को भी गोली मार दी। पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। हैती के अंतरिम प्रधानमंत्री ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक हमलावर स्पेनिश बोल रहे थे। हैती में बीते कुछ महीनों में काफी अस्थिरता फैली है। राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता झेल रहे हैती में गैंग वॉर में काफी बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही थी। हैती के मंत्री ने हमलावरों के हिरासत में होने का दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने राष्ट्रपति की हत्या की निंदा की है। अज्ञात बदमाशों ने हैती के राष्ट्रपति की हत्या की। मोदी कैबिनेट का चेहरा बुधवार को बहुत कुछ बदल गया। इस बदलाव में कई नए चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आई तो कहीं कुर्सी चले जाने का दर्द छिपा रहा। कई बड़े सूरमा अब मंत्री नहीं रहे तो कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव। बुधवार को मोदी सरकार का स्वरूप पूरी तरह बदल गया और बदला भी कुछ इस तरह जिसके बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी कल्पना नहीं कर पाए थे। कई नए चेहरे ने मोदी की कैबिनेट में दस्तक दी है तो कई दिग्गजों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। मंत्रियों के जोड़ घटाव में जो मैथमेटिक्स काम कर रहा है उससे पीएम मोदी के फ्यूचर प्लानिंग की झलक साफ नजर आती है। बुधवार को कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री शामिल हैं। शपथ लेने वाले 43 मंत्रियों में से 36 नए चेहरे हैं। पुराने 12 मंत्रियों को कैबिनेट से छुट्टी मिली है। 7 महिलाओं को कैबिनेट में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मोदी मंत्रिमंडल में कुल 77 मंत्री हो गए, यानी अब सिर्फ 4 मंत्रियों के लिए जगह बाकी है। नए जोश के साथ खड़ी की गई नई टीम में जिम्मेदारियों का भी बंटवारा कर दिया गया, जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई थी। बात सबसे पहले मोदी कैबिनेट के सबसे बड़े चेहरे और सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह की। गृह मंत्री अमित शाह को नए मंत्रालय कोऑपरेशन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय, नितिन गडकरी के पास परिवहन मंत्रालय और निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय बरकरार है। ये तो मोदी सरकार के पुराने पिलर हैं जो बरकरार हैं। अब उन चेहरों के बारे में भी जान लीजिए जिन पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अश्वनी वैष्णव को रेल, कम्युनिकेशन और आईटी मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय, किरण रिजिजू को कानून मंत्री, नारायण राणे को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह और आयुष मंत्रालय,
ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय, पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण और खेल मंत्री, मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय और पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाने वाले भूपेंद्र यादव को श्रम और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। नए मोदी कैबिनेट में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ समाज के हर तबके को प्रतिनिधित्व की कोशिश नजर आती है। चुनावी राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी से 7 मंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद गुजरात से 5 मंत्री, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल और मणिपुर से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रियों के इस मेले में जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। मोदी कैबिनेट के फेरबदल में आबादी के लिहाज से प्रतिनिधित्व की कोशिश भी झलकती है। नए कैबिनेट में अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री, ओबीसी कैटेगरी से 27 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें 5 कैबिनेट मंत्री हैं। 2 कैबिनेट मंत्री के साथ अनुसूचित जाति से 12 मंत्री बनाए गए हैं। शाम के शपथ ग्रहण के बाद रात तक मंत्रालय के बंटवारे की जानकारी भी देश के सामने आ गई। पीएम मोदी आज शाम अपने नए मंत्रियों के साथ मंथन भी करने वाले हैं। शाम 5 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की तो शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। तो मंत्रालयों का बंटवारा हो गया और कई अहम मंत्रालयों के प्रमुख बदल दिए गए, लेकिन इस बदलाव से क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता नीरज पांडे और अंकित गुप्ता। नीरज, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, कानून मंत्रालय में रविशंकर प्रसाद को हटाकर किरण रिजिजू को जिम्मेदारी दी गई है। आखिर क्यों रविशंकर प्रसाद को हटाना पड़ा और अब रिजिजू से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, सबसे बड़ा ये कारण है परफॉर्मेंस। मोदी सरकार का कोई और दूसरा फार्मूला नहीं है, केवल और केवल परफॉर्मेंस है। नरेंद्र मोदी ने, आपको याद हो, चाहे ये इस बार का एक्सपेंशन हो या इससे पहले के एक्सपेंशन हो, एक्सपेंशन से पहले 15 दिन पहले से लगातार समीक्षा बैठकें शुरू हो जाती हैं। एक मंत्रालय का ऑडिट होता है, एक मंत्रालय की समीक्षा की जाती है, कहाँ पे हम फेल हुए, कहाँ हम पास हुए, क्या हमें करना था, क्या हम नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं रविशंकर प्रसाद जो डिलीवर करना था वो शायद डिलीवर नहीं कर पाए। चाहे इधर पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया वेबसाइट जो इंटरनेशनल साइट्स हैं, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो या दूसरे हैं, किसी के साथ जिस तरह के विवाद हुए उससे साफ तौर पर लगा कि भारत सरकार के प्रति ऐसा नैरेटिव सेट हुआ कि भारत सरकार ऐसी सोशल मीडिया वेबसाइट या ऐसी कंपनियों को पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है या उनको जकड़ना चाहती है, ऐसा नैरेटिव गया। जबकि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि किसी भी देश में आप बिजनेस करने जाते हैं, कोई चैरिटी करने तो आए नहीं, चाहे ट्विटर हो या कोई दूसरी कंपनियां हो, तो वहाँ के नियम कानून को आपको फॉलो करना होता है, वहाँ के कानून का आपको पालन करना होता है। हमें वो नियम कानून पालन कराने की बजाय हमने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया जैसे कि हम उनको दबाना चाहते हैं या उनको दबोचना चाहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर इम्पैक्ट गलत गया। माना जा रहा है एक सबसे बड़ा कारण रविशंकर प्रसाद के लिए ये हो सकता है। दूसरा बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताऊं, चाहे जो भी बड़े बड़े मंत्री, केवल ये अकेले रविशंकर प्रसाद की बात नहीं है, प्रकाश जावड़ेकर को आप देख लीजिए, थावरचंद गहलोत को आप देख लीजिए। दूसरी बात, धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदला गया, पीयूष गोयल का मंत्रालय बदला, उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पे कुछ भी अस्थायी नहीं है, सब कुछ काम पर डिपेंड करेगा। यदि आप डिलीवर करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा, डिलीवर नहीं करेंगे तो ये साफ है कि लगभग तमाम जो पोर्टफोलियोज बदले गए या दिए गए वो परफॉर्मेंस को आधार मानकर दिए गए। तो फिर अंकित, स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करना बहुत जरूरी है। कोरोना काल में हर्षवर्धन को हटाया गया, मनसुख मांडविया कमान संभालेंगे, क्या यही वजह रही, परफॉर्मेंस एक वजह रही, और आगे चुनौतियां क्या रहेंगी मनसुख मांडविया के लिए? अगर हम बात करते हैं हर्षवर्धन को लेकर के अभी से नहीं, पिछले 2-3 महीनों से चर्चा चल रही थी कि उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, और जब मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया गया तो वो जो लगातार खबरें चल रही थी वो पुख्ता साबित हुई। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कोरोना की सेकेंड वेव और थर्ड वेव की जो लगातार बात चल रही है, और सेकेंड वेव के दौरान जो हैंडलिंग की बात हुई है कि जिस तरीके से तैयारी करनी चाहिए थी, क्या वो हुई थी, क्या जिस तरीके से जो पूरे कोरोना सेकेंड वेव को डील करना चाहिए था वो किया गया था, उस पर जो है पूरी तरह से खड़े नहीं उतरे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है। और अब बात करते हैं मनसुख मांडविया की। मनसुख मांडविया को ये जिम्मेदारी मिली है तो उनके सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो देश में जो सेकेंड वेव के मामले भी हैं वो भी करीबन 35 से 40 हज़ार के आसपास लगातार अभी भी पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ जो थर्ड वेव है उसकी आशंका लगातार जाहिर की जा रही है। हालांकि
कहा यह गया है कि सेकेंड वेव के दौरान, जो सेकेंड वेव के शुरुआत के 20-25 दिन को छोड़ करके हमने बाद में धीरे धीरे उस ओर प्रगति की है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी इस बात का जिक्र किया है कि किस तरीके से सेकेंड वेव में जो शुरुआत के दिनों में जो दिक्कत आई थी, जैसे जैसे वो उसको टैकल किया गया और हमने तैयारी की है। लेकिन अब चुनौती ये है कि सेकेंड वेव के बाद में जो थर्ड वेव, संभावित थर्ड वेव की बात कही जा रही है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको लेकर के मनसुख मांडविया के सामने एक बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल। और नीरज, जिस तरह से शिक्षा मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, इन सब में बदलाव करके क्या आखिर संदेश देने की कोशिश की गई है? देखिए, संदेश बिल्कुल साफ है। संदेश साफ है कि आपको काम करना होगा। संदेश साफ है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े नेता हैं या हमारी पार्टी के आप स्टालवर्ट हैं, आप चेहरा हैं, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, आपको वो मंत्रालय दिए रहेंगे और बाद में परफॉर्मेंस के नाम पे आप ऐसी परफॉर्मेंस देंगे जो हमें सूट ना करे। तो संदेश साफ है कि कोई भी यहाँ पे अस्थायी नहीं है, आपको काम करना होगा। जिसको भी, कोई ज़रूरी नहीं कि जिनको अभी ये मंत्रालय बांटे गए अगर उनसे मंत्रालय आगे नहीं ले लिए जाएंगे। ये संदेश साफ है कि यदि आप काम नहीं करेंगे तो आगे भी आपसे ये चीज़ें छीन कर किसी और को दे दिया जाएगा, या आप नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो किसी थर्ड को लाके बैठा दिया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने हमारे साफ तौर पर ये इशारा किया है और लोगों को संदेश देने की। दूसरी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ देखने की बात है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स लोग हैं जो इस सरकार में इंडक्ट हुए और उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की। सबसे बड़ी बात है तो मोदी की नई टीम से जनता को काफी उम्मीदें हैं। रेनबो कैबिनेट इसे माना जा रहा है। तमाम नए चेहरों को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अपडेट्स लगातार इसी तरह से पहुंचाते रहिए, आगे भी रुक करते रहेंगे। तो मोदी कैबिनेट वक्त के साथ साथ युवा होती जा रही है। युवा जोश के साथ साथ इसमें कौशल और अनुभव का कॉकटेल भी है। इस कैबिनेट की कुछ अहम बातें प्रतिमा बता रही है। तो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। देर शाम पोर्टफोलियो का बंटवारा भी हो गया। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी की नई टीम की खासियत क्या है, यानी उनके अनुभव और शिक्षा की जानकारी आप तक हम पहुंचा देते हैं टच स्क्रीन के माध्यम से। तो देखिए कितनी अनुभवी है मोदी की नई टीम, ये जानकारी आपके लिए हम जुटाकर लेकर आए हैं। 4 मंत्री जो इस कैबिनेट में शामिल हुए हैं वो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 18 मंत्री राज्यों में मंत्री पद संभाल चुके हैं। इसके अलावा एक और अहम जानकारी, 39 ऐसे मंत्री हैं जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं। 23 ऐसे मंत्री हैं जो 3 या ज्यादा बार चुने गए सांसद हैं अपने अपने क्षेत्र के। इसके अलावा अहम जानकारी, तो पीएम की प्रोफेशनल टीम की जानकारी भी आपको दे देते हैं कि किस तरीके की शिक्षा है उनके पास, किस तरीके की डिग्रीज हैं। तो 68 मंत्री ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट हैं, 13 मंत्री ऐसे हैं जो कि वकील हैं, 7 मंत्री ऐसे हैं जो कि पूर्व नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, 7 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास डॉक्टरेट की डिग्री है, साथ ही 6 मंत्री ऐसे हैं जो कि डॉक्टर हैं, 5 मंत्री इंजीनियर हैं और 5 मंत्री मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो ये है अनुभव की अगर हम बात करें पीएम मोदी की नई कैबिनेट की। तो आज की क्लास में क्या कुछ होगा? जी देखिए, जिनके कैरिकेचर्स बन सकते हैं, जिन्हें लोग जानते हैं, तो आज हम आपके सामने एक और ऐसी पर्सनालिटी का कैरिकेचर बनाएंगे जिसे दुनिया भर जानती है। ये देखिए, हाँ, ये बाल में बना रहा हूँ। यहाँ से आप शुरू करेंगे बनाना और देखिए ये तो घुंघराले बाल लग रहे हैं। ये घुंघराले बाल लग रहे हैं आपको। ये बन गए हैं बाल। ऐसे आप बाल बनाएंगे और यहीं से आपको माता का लेना है। ये देखिए आपने लिया, ये माता लिया। अब उसमें इनकी ये बहुत ही, मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ जो हम लोग हाईलाइट की है यहाँ पर। स्टेप बाय स्टेप को आप बनाते जाइए तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, इसमें मैंने ये इंदिरा गांधी का कैरिकेचर है आपके सामने, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री। इनकी बाल जो है इनके बहुत ही मतलब स्पेशल टाइप के बाल थे। आप देखिए, आप भी कह रही थी कि आपको बनाने में लग रहा है कि है ना दिक्कत हो रही है, और अजीब से उनके बाल हैं लेकिन बड़े खूबसूरत थे। दूसरा आप देखिए उनकी आँख, ये एक आँख उनकी बड़ी सी थी और बड़ी खूबसूरत सी आँख थी, तो इसको भी हम लोग हाईलाइट करते हैं। और मेन चीज़ ये है कि ये नाक, जब तक उनकी नाक इस तरह की आप नहीं बनाएंगे तो एक सामान्य महिला की तरह दिखाई देंगी।
तो नाक को हाईलाइट जब तक कार्टूनिस्ट ने नहीं किया तब तक इंदिरा गांधी दिखाई नहीं दी। तो तब उन्होंने, कार्टूनिस्ट ने जब इजाद ये कर दिया कि नाक उनकी जो है उसी को पकड़ के चलना है। यानी कि हमारी इमेजिनेशन पूरी तरह से खुली रहनी चाहिए। हम जिसका भी चेहरा देखें, जो भी हम ऑब्जर्व करें, छोटी छोटी चीज़ें, माइन्यूट डिटेल्स, उनको हम अपने कार्टून के जरिए उकेर सकते हैं। और आप एंट्रीज के बारे में भी बताइए हमें। हाँ। हर हफ्ते एंट्रीज मिल रही हैं। बहुत अच्छी एंट्रीज मिल रही हैं और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ में बच्चे देख रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। और आपकी एंट्रीज़ को मैंने देखा है, उनको मैंने देखने के बाद में आपको टिप्स दी हैं, आपको मार्क्स दिए हैं। आप बिल्कुल अपनी एंट्रीज़ को इसी तरह से हमारे कार्यक्रम में लगातार भेजते रहिए। इरफान की क्लास में आज पहली एंट्री है निधि सोबती की। निधि ने अपने कार्टून के जरिए तंज कसा है कि महंगाई कैसे आदमी पर बोझ साबित हो रही है। इरफान ने निधि को 10 में से 5 नंबर दिए हैं। इरफान का अनुमान है कि पेंटिंग से निधि की उम्र भी काफी छोटी लगती है, बावजूद इसके उनके एक्सप्रेशन बढ़िया हैं। दूसरी एंट्री यूपी के बलरामपुर से बुशरा फातिमा ने भेजी है। बुशरा ने अपने कार्टून के जरिए सरल और सटीक अंदाज में दिखाने की कोशिश की है कि कैसे कोरोना की लहर धीमी पड़ रही है और महंगाई का ग्राफ बढ़ रहा है। इरफान के मुताबिक बुशरा का कार्टून बहुत अच्छा है और उन्हें भी 10 में से 7 नंबर मिले हैं। तीसरी एंट्री लखनऊ से 14 साल के आकाश कुमार की है। आकाश का कार्टून कोरोना महामारी पर संदेश देता है। इरफान की आकाश को सलाह है कि वो ड्राइंग ब्लैक स्केच से बनाकर भेजे। आकाश को 10 में से 3 नंबर मिले हैं। और अगले हफ्ते क्लास में क्या होगा? अगले हफ्ते में आपको कुछ और भी चीजें बताऊंगा जिसको अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगले हफ्ते की क्लास का आप लोग इंतजार कीजिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।